आईटी स्टॉक्स अगर आप देखोगे इस टाइम पे लगातार नीचे गिर रहे हैं, 4-5% इंडेक्स गिर जा रहा है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप जितनी आईटी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को देखो। और ये गिर क्यों रहे हैं? क्या एआई का बबल अब बर्स्ट हो गया है? अब बहुत लोग एक साल से बोल रहे थे एआई में बबल है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बबल नहीं है, कुछ सिलेक्टिव कंपनीज है वही जीतेंगी, वही पैसे कमाएंगी, तो वो बढ़ेंगी, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। तो एक बार समझते हैं कि क्या रीजन है और कैसे ये सॉल्व हो सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज इतना लगातार जो नीचे गिर रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है उनके आर्टिकल्स को निकालते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सारे चीज़ों का जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में छप रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और एनालाइज करके देखते हैं कि इनका हमारे इनकम पे, खर्चे पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारी ईएमआई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, हमें हमारे इंश्योरेंस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे पोर्टफोलियो पे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो ऐसा कुछ पसंद है ना अगर आपको, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक कर लो, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके फीड में भी आएँ। और राइट, तो शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फियर्स पुश निफ्टी आईटी टू ओवर 9 मंथ लो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 9 मंथ लो पे निफ्टी चला गया है। एआई वाली कंपनीज जो है दुनिया भर में, इनमें गिरावट आ रही है, और इंडिया में आईटी कंपनीज इनमें गिरावट आ रही है। इसलिए इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ रफेल। हम लोग 114 रफेल परचेज करने वाले हैं, और 6 बोइंग जेट्स भी। डीएसी ने इसका नोट दे दिया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये काउंसिल करती क्या है भाई, इतना पावर है इनके पास, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम लोग तेजस पे कुछ फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में डेटा सेंटर फर्म्स अब आईपीओ कर रही हैं, वीसीज उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं भाई, जब डेटा सेंटर में इतना स्कोप है। रिटेल इन्वेस्टर तो पैसा लगा रहा है उसमें, बोल के कि डेटा सेंटर आगे का फ्यूचर है, और जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो क्या रीज़न है, ये जानेंगे। इंडिया ऑल्सो टू गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूएस टेक्सटाइल मार्केट, सेज गोयल। तो बांग्लादेश को जो जीरो टैरिफ वाली डील मिल रही है ना यूएस से, वही सेम इंडिया को भी मिल रही है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है गोयल जी ने। इसके अलावा नई सीरीज आई है हमारे रिटेल इन्फ्लेशन की, महंगाई दर की, और ये 2.75% हो गया है बढ़ करके। इस पे चर्चा होगी, और आखिर में चर्चा होगी हमारे क्रिटिकल मिनरल अप्रूवल की, कि हम लोग फास्ट ट्रैक करने वाले हैं जो प्रोसेस है ना क्रिटिकल मिनरल अप्रूवल का, इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। इसको लिंक करके दूंगा आपकी रियल लाइफ से, ठीक है। तो एआई फेयर की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आईटी कंपनीज हैं इनके शेयर्स अब हैवी सेलिंग प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर, लगातार इन्वेस्टर्स इससे बेच रहे हैं। और आईटी इंडेक्स तो 6% अगर आप देखोगे नीचे आ गया, 33,058 पे। निफ्टी आईटी इंडेक्स क्या है, इसमें आईटी की टॉप 10 कंपनीज आती हैं, एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रेड करता है किस पे, एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनका जो पूरा बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया था ना जिस मॉडल पे, वो मॉडल ही अब खतरे में है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना काम कौन सा कर रहा है, आके सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाला। वो सर्विस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा है। आपको वेबसाइट बनानी है क्या, मैं बना देता हूँ, क्योंकि आपकी कंट्री में यूएस में बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा बनाना, तो मैं इंडिया से बना देता हूँ। अब वो एआई क्या कर रहा है, बिना सब्सक्रिप्शन, बिना कोई पैसे दिए, ऐसे ही $10 में चाहे आप 1,000 रुपये खर्च करोगे, और आपको एक जैसे चाहिए वैसे आप वेबसाइट खुद बना सकते हो, खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको कोडर की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो ये सारे जो काम थे जो इंडिया से हो रहे थे क्योंकि हम सस्ते में कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो गया। अब सिर्फ वो काम बचेगा जहाँ पे आप ऐसा काम कर रहे हो जो और कोई नहीं कर सकता, आप यूनिक हो बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ऐसा काम कर रहे थे ना जो बस आप सस्ते में कर रहे हो इसलिए उसकी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन फेस करने वाला है। और यही हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के साथ हो रहा है। कई लोग ब्लेम भी कर रहे हैं कि हमारी जो आईटी कंपनीज हैं इन्होंने इनोवेशन पे पैसा खर्च नहीं किया, प्रोडक्ट पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ऐसा लोग का कहना है। बट अब ठीक है, जो इनका ओवरऑल मॉडल था वो यही था कि हम लोग आउटसोर्सिंग बेस्ड बिजनेस बिल्ड करेंगे, सर्विस बेस्ड बिजनेस हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 9 मंथ के लो पे आ चुका है, और अर्लियर इसने टच किया था 52 वीक लो 7 अप्रैल 2025 में। अब यहाँ पे इंडियन आईटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। हमारे जो एडीआर ट्रेड करते हैं यूएस में, ये भी लगातार गिर रहे हैं। एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट्स। आईटी कंपनीज को अगर यूएस में लिस्ट करना है ना अपने आप को, क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास पैसा बहुत है, तो आप ना एडीआर के थ्रू लिस्ट कर सकते हो, अमेरिका से पैसा उठा सकते हो, वहाँ के एक्सचेंज पे आप ट्रेड करोगे, ये होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट्स। अब यहाँ पे जैसे कि अनअर्थ इनसाइट्स है, इनके सीईओ है, इनका कहना है कि इंडिया का जो सेल ऑफ है ना, ये एक ट्रेंड मिरर कर रहा है, कॉपी कर रहा है यूएस मार्केट्स का। एक तो एंथ्रोपिक जो एआई है
ये इसने एक कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और इसने कहा कि भैया हम तो पूरी तरीके से डिसअप कर देंगे। हमारे जो एआई मॉडल्स हैं वो एकदम बढ़िया कोडिंग करके देंगे आपको। आपको एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन बन जाएगा। आपको अगर वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट बन जाएगा। अब यूएस एक्सपेक्टेड है कि इसके पास नए फेडरल रिजर्व के हेड भी आने वाले हैं यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट डेटा और एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये है कि टेक यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जॉब नहीं ऐड करने वाला। वहाँ पे भी आईटी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। अमेजन ने ले ऑफ किया है, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ भी कर रही हैं। इंडेक्स हैवी वेट जैसे इंडिया में हमारे कौन सी है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, ओरेकल, एलटीआई, माइंट्री, ये भी 6 से 7% गिर गए डर के मारे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि वहाँ की कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है। और वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसको हो सकता है अब नीचे लेके आया जाए। ये नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो जो डिक्लाइन आया इंडियन आईटी स्टॉक्स में, ये ड्रिवन था बाय स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड मार्जिनल ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इंडियन आईटी स्टॉक्स जो है सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि इंडियन आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बड़े एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया, और मार्जिनल ड्रॉप आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, जिसकी वजह से अर्ली रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, ठीक है, घट गए एक्सपेक्टेशंस। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता, थोड़ा टेंशन ज़्यादा बढ़ता मार्केट में, तो रेट कट होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन जिस हिसाब से ले ऑफ अब देखने को मिल रहे हैं, आगे की एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि आगे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज होगा यूएस में और प्रेशर रहने वाला है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी होगी किस चीज़ की, रेट कट की भी। तो क्लाउड का जो कोवर्क आया ना, ये एक स्टेप चेंज है जहाँ पे आप प्लगइन्स बिल्ड कर सकते हो एंटरप्राइज डेटा पे, लेकिन ये नया नहीं है। एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी अलग होगा। तो एआई आपको सेम चीज़ बना के दे रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो अलग हो सकती है। यहाँ डिफरेंशिएशन आ सकता है, लेकिन कितने दिन तक भैया, कितने साल तक, ये भी एक रियलिटी है जिसे फेस करना होगा हमारी आईटी कंपनीज को। तो आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है। ये तो तभी सॉल्व हो सकता है हमें लगता है जब यहाँ पे बेसिकली हमारे आईटी कंपनीज अच्छा खासा ले ऑफ करें और एआई से रिलेटेड ही असिस्टेंस दे। आपको एआई इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी में, ऑटोमेशन करना है, ये करना है, उसमें जब तक हमारी आईटी कंपनीज फिर एक्सपर्ट नहीं बन जाती तब तक ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप उसी तरीके से ग्रो करते रहो जैसे आप ग्रो करते आ रहे थे और अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखो। नहीं तो सर्विस इंडस्ट्री तो बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो इमीडिएट बेसिस पे तो आईटी कंपनीज कुछ नहीं कर सकती हैं। हालांकि सारी चिंता यह है कि आगे इनके रेवेन्यूज़ खराब आएंगे। इस बार तो इनके रेवेन्यूज़ खराब नहीं आए थे। सो लेट्स सी। डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, इसने क्लियर किया है 114 रफेल फाइटर खरीदने का यहाँ पे एक प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रॉम फ्रांस अंडर एन इंटर गवर्नमेंटल डील। तो जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इनमें से जो 90 एयरक्राफ्ट है ना, ये तो इंडिया में ही बनेंगे। और जो प्रपोजल क्लियरेंस आई है डीएसी की, जिसके हेड होता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले हैं, बस उनकी विजिट से कुछ दिन पहले ही आ चुकी है। 3 डे विजिट है इनकी 17 फरवरी को, और उससे पहले ही, और ये आने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में न्यू दिल्ली में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत होगी। इससे पहले राफेल की भी डील हो गई। अब फाइनल एग्रीमेंट जो है साइन किया जाएगा जब नॉन कमर्शियल नेगोशिएशंस कंक्लूड होंगे एंड कैबिनेट कमेटी जो है ऑन सिक्योरिटी है वो भी अप्रूव करेगा इस एक्विजिशन को। डीएसी ने क्लियर किए हैं 6 एडिशनल बोइंग P-81 मैरिटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट यूएस से फॉर इंडियन नेवी। ये भी कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो यहाँ पे बड़े बड़े डिफेंस प्रपोजल आ रहे हैं, बट देखो यहाँ पे एक कैच है। पहले क्या होता था कि चलो ठीक है आ रहे हैं, ज़्यादातर फॉरेन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिलते थे। अब एक तो कुछ चीज़ें हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे ये भी हो रहा है कि देखो जैसे रफेल ही बन रहा है, 114 रफेल हमें लेना है, इसमें से 90 मैन्युफैक्चर होंगे कहाँ, इंडिया में ही, जहाँ 50% इंडिजिनस कंटेंट होगा जो इंडिया से ही आएगा, इंडिया में ही बनेगा। तो ये एक एडवांटेज है कि हम कहीं ना कहीं टेक्निकल नो हाउ पे फोकस कर रहे हैं कि पैसा लगा रहे हैं तो खाली सामान ना खरीदें, उसको कैसे बनाना है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज लें। तो ये एक चेंज है और ऐसा ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको इसको देखना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म सारी कंट्रीज़ ने इसी तरीके से अपने आप को ग्रो किया है जो लेगाज रही हैं। अब डेटा सेंटर फर्म्स टर्न कर रही हैं टू आईपीओ कर रही हैं। आईपीओ आप कब करते हो, जब आपको ना एक रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाना होता है। जब डेटा सेंटर में इतना अच्छा फ्यूचर है, रिटेल इन्वेस्टर को रोज़ बोला जा रहा है कि भाई डेटा सेंटर के स्टॉक्स बहुत अच्छे होंगे, टैक्स हॉलीडे है, आगे बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो वेंचर कैपिटल फर्म है, वो पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं इन पे, और ये रिटेल से क्यों मांग रहे हैं फिर पैसा, राइट? ये सवाल बनता है और इसके बारे में जानते हैं एक बार हम लोग। जैसे कि साइफाई इन्फिनिट स्पेसेस, ये फर्स्ट प्योर प्ले डेटा सेंटर कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है सेबी से फॉर 3,700 करोड़ का आईपीओ। और ये शिफ्ट है इन हाउ डेटा सेंटर्स आर फंडिंग देयर एक्सपेंशन
amid लिमिटेड एपेटाइट फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म। तो डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है ना वो स्केल अप कर रहा है, बढ़ रहा है और क्यू अप कर रही है आईपीओ मार्केट में आने के लिए ताकि कैपिटल को रेस करें, क्योंकि बड़ा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एक्सपेंशन होता है ये। और जो टोटल इशू होता है इसमें से अराउंड 1325 करोड़ जो है यहाँ पे ईयर मार्केट डेटा सेंटर आउटले के लिए, जहाँ पे दिख रहा है कि कितना बड़ा कैपिटल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना कैपिटल इंटेंसिव है। बहुत पैसे वाला काम है ये, पैसे वाला ही आदमी कर सकता है। अब जैसे भारतीय एयरटेल प्रिपेयर कर रहा है आईपीओ अपने डेटा सेंटर आर्म के लिए, नेक्स्ट्रा डेटा विद इन कपल ऑफ ईयर्स, और जो प्रपोज लिस्टिंग है ना ये वैल्यू करेगी बिजनेस को अराउंड $3 बिलियन, रफली 20,500 करोड़। अब कंपनी ने कहा था, इनका प्लान था कि 4.5 से 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे लैंड खरीदेंगे, एक्सपैंड करेंगे फैसिलिटीज़ और डबल करेंगे कैपेसिटी को फ्रॉम करंट 80 to 100 मेगावाट ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। और कौन कौन से प्लेयर हैं? योटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो कह रहे थे कि नैस्डैक पे लिस्ट करना चाहेंगे वो अपने आप को। इसके अलावा कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स कंसिडर कर रहे हैं आईपीओ $2 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड मैप का। और हम लोग जो है इनका कहना है इरोनिकली कि वी आर नॉट रियली गोइंग बिग एंड डीप इनटू डेटा सेंटर, क्योंकि बहुत सारा कैपिटल ऑलरेडी जा चुका है। इनका ये कहना है बहुत कैपिटल ऑलरेडी लग चुका है और रिटर्न्स कंप्रेस हो गए हैं, रिटर्न्स उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं। तो आपको बढ़िया उतने ही रिस्क पे बेटर रिटर्न मिल जाएगा दूसरे एरियाज में रादर देन डेटा सेंटर्स। तो जो सीईओज हैं और को चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इन्वेस्ट कॉर्प पे और दूसरे वेंचर कैपिटल फर्म है, उनका कहना है कि इतना रिस्क जितना डेटा सेंटर में है ना उतना कहीं और लिया तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न अब मिल नहीं रहा बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये अवॉइड कर रहे हैं और इसीलिए कंपनी कहाँ जा रही है? पब्लिक के पास पैसा मांगने के लिए। तो आप ये देखो कि पब्लिक को कितना ज़्यादा बनाया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स डाल के। अब फॉर ओवर अ डेकेड डेटा सेंटर ग्रोथ जो है वो ड्रिवन था हाइपर स्केलर्स से, जैसे कि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, और ये सपोर्ट करते थे क्लाउड सर्विसेज को। अब जो है यहाँ पे चेंज हो गया है, अब डिमांड है लार्ज पावर इंटेंसिव फैसिलिटीज़ की, ये भी थोड़ी ईज हुई है, और ये जो डिमांड है री एनर्जाइज हुई है विथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन एआई। अब एआई डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, कंप्यूट फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है डेटा सेंटर्स का अनसर्टेन होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि इनका यूज़ केस अभी जस्टिफाई नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जो यूज़ केस चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहो। जो स्मार्ट लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं है, हम पैसा नहीं लगाएंगे, और ये कंपनीज मुड़ करके किसके पास आ रही है? रिटेल इन्वेस्टर के पास। और न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स छप रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो डेटा सेंटर में फ्यूचर है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इंडिया यहाँ पे जीरो ड्यूटी एक्सेस इंडिया भी लेगा जो बांग्लादेश को मिलने वाला है। कल के ही आर्टिकल में मैंने कवर किया था कि बांग्लादेश ने टैरिफ डील फिर से थोड़ा एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के ट्रेड डील के बाद यूएस के साथ, और अगर वो यूएस का कॉटन इंपोर्ट करते हैं उसके बाद अगर एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को कुछ, ठीक है, अपैरल गारमेंट्स, तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स होगा बांग्लादेश के लिए। तो गोयल जी का कहना है ये सेम चीज़ इंडिया ने भी कर ली है, इंडिया के ट्रेड डील में भी इंक्लूडेड है कि अगर हम लोग इंडिया भी यूएस का कॉटन खरीदेगा, उससे अपैरल और टेक्सटाइल्स बना करके यूएस को बेचेगा, तो यहाँ पे इनके लिए भी ज़ीरो ड्यूटी है, कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। तो ये ठीक है, सबको लग रहा था कि बहुत बड़ा एडवांटेज ले लिया बांग्लादेश ने, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, बट ये कल ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप कल की वीडियो देख लो, इसे दोबारा डिस्कस करना डज नॉट मेक सेंस। न्यू सीरीज इन जनवरी रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.75%। अब देखो कि जो प्राइस मोमेंटम है कपल विद रिविजन ऑफ गेज, अब हमारा इन्फ्लेशन महंगाई दर हम लोग इन्फ्लेशन से नापते हैं, जो होता है मेजर करते हैं हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं, और ये बढ़ करके हो गया है 2.75%। जो हमारा गोल था, टारगेट था, उस वहीं पे है और थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। जनवरी का जो इन्फ्लेशन है मेजर्ड बाय रिवाइज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे अपडेटेड बेस ईयर है 2024 का, तो अब जो बेस ईयर लिया जाएगा वो लिया जाएगा 2024 का, और इट वाज लार्जली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि जो ओल्डर सीरीज था ना उसमें इन्फ्लेशन होता करीब 40 बेसिस पॉइंट लोअर, लेकिन अब जो नई सीरीज़ आई है इसकी वजह से इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा आया है। तो चेंजेस आए हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने मेथोडोलॉजी में जो बेस ईयर हम लोग लेते थे उसको हमने चेंज कर दिया है। अब ओल्ड सीरीज़ में अगर देखोगे तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था 1.3% दिसंबर में और 4.26% जनवरी में, और नई सीरीज़ जो है ये कैप्चर करेगी चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, जहाँ पे वेटेज जो है वो अलग तरीके से अब हम लोग ने डिफाइन किए हैं और चेंज कर दिए हैं। तो क्या होता है कि आरबीआई जब इन्फ्लेशन मेजर करती है ना, तो उन्होंने 50 आइटम का बना रखा है एक बास्केट, ठीक है, ये बास्केट बना हुआ है, इसमें 50 आइटम है, और सबका ना एक वेटेज है, लाइक 1%, 2%, 10%, किसी का 0.5%, ऐसे करके 50 आइटम्स है, ठीक है। तो
यहाँ पे इनका जो वेटेज है ना, इसमें भी चेंजेस आए हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कह रहा है आरबीआई कि टमाटर को मैं 1% दूंगा, अनियन को मैं 2% दूंगा, आलू को ज़्यादा दूंगा, 10% ही ज़्यादा यूज़ होता है मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत ही लेमन एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एक्यूरेट नंबर्स नहीं है, नंबर्स को लिटरली मत लेना, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको समझाया है। तो क्या होगा, ये वेटेज भी चेंज हो जाएंगे। जो फूड का वेटेज है ना, इंडेक्स का सबसे वॉलेटाइल कंपोनेंट फूड है। किसी महीने तो फूड इन्फ्लेशन ऐसा हो जाता है कि 20% बढ़ जाता है, किसी महीने फिर गिर जाता है 20%। सो आप समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलते हैं। तो सप्लाई शॉक वगैरह भी बहुत रहता है इसमें, कभी मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, ठंड ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, तीनों केसेस में हमारा फूड इन्फ्लेशन। तो आरबीआई यहाँ पे कह रहा है कि सप्लाई शॉक भी बहुत रहता है। तो हमने इनका जो वेटेज है ना, पहले 42.62% था, इसको घटा करके 36.75% कर दिया है। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो चेंज आया है ना, इसकी वजह से रिड्यूस होगा नॉइज़ एलिमेंट नए इंडेक्स में, और इन्फ्लेशन और ज़्यादा स्टेबल दिखेगा हमें। तो नॉइज़ एलिमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये हो रहा है फूड इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। ये 42.5% था पहले, अब इसको घटा दिया हमने और 36.75% कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल डेटा आएगा, जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो ओवरऑल। अब सेंटर यहाँ पे फास्ट ट्रैक करेगा हमारे क्रिटिकल मिनरल के अप्रूवल को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाला आर्टिकल नहीं है। सेंटर लाइकली यहाँ पे फास्ट ट्रैक करेगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, ठीक है, क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स का एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर पुश, जहाँ पे डोमेस्टिक डिस्कवरी को बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी डिस्कवरी हो सकती है क्रिटिकल मिनरल्स की, वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये हो, ठीक है। एंड इसको हम लोग इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियरेंस मिल जाएगी, अप्रूवल टाइम आपके शॉर्ट होंगे, क्लोजर पॉलिसी और मॉनिटरिंग होगी। एंड ये प्लान किया जा रहा है ईएल ब्लॉक्स के लिए, जहाँ पे मिनरल जो है क्रिटिकल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये क्रिटिकल मिनरल्स हर जगह यूज़ होते हैं। हम लोग पहले चाइना से तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन चाइना ने काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए थे, तो दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ बहुत परेशान हो गई थी और इंडियन कंपनीज भी बहुत परेशान हुई थी। स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एनर्जी, इनको तो चाहिए ही चाहिए ये चीज़। तो ये इस पे नज़र रखना है आपको। गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें ला रही है, काफ़ी रिफॉर्म्स ला रही है क्रिटिकल मिनरल के स्पेस में। डिस्कशन, चर्चा तो बहुत हो रहा है, लेकिन रियल जो इम्पैक्ट है वो देखना पड़ेगा कि होता है या नहीं। अभी ऑक्शंस भी हुए थे क्रिटिकल मिनरल के, किसी बड़ी कंपनी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आया। सबने कहा कि जो डेटा है वो एफिशिएंट नहीं है, सर्वे एफिशिएंट नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम इतना पैसा कैसे लगा देंगे इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और गवर्नमेंट को कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा कि उल्टा और लोग भाग के आए कि हमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उल्टा और अच्छी बिडिंग हो। ऐसा नहीं कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इंटेंट ये है कि डिस्कवरी पाइपलाइन हो, जहाँ पे सपोर्ट कर पाए इंडिया का इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमारे नेक्स्ट सेकेंड के गोल्स हैं उसको कंप्लीट हम लोग कर पाएँ। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे थ्रू MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 में। यहाँ पे रिवाइज किया गया था मिनरल ऑक्शन रूल्स को, ताकि एक हाई रिस्क मिनरल डिस्कवरी फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव माइनिंग डेवलपमेंट को सेपरेट किया जाए, ठीक है। और अंडर दिस फ्रेमवर्क जो ईएल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, जिनके पास ये होल्डर है, वो फोकस करते हैं, जो होल्डर्स हैं इस लाइसेंस के, वो फोकस करते हैं एक्सप्लोरेशन पे और रिसोर्स डेफिनेशन पे, कि कमर्शियली वायबल डिपॉजिट्स हैं या नहीं। अगर वायबल होता है कमर्शियली, उससे पैसा कमाया जा सकता है, तो उसे बाद में फिर ऑक्शन कर दिया जाता है माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये रहे आज के सारे आर्टिकल्स। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो एंड मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको।